Good morning to all. Welcome to TSN School. Today I am going to explain class 9 science chapter number 9, and the name of this chapter is force and laws of motion. The first part already explained. Now I am going to explain the second part, and it is the last part also. Before studying Newton's second law of motion, we should know about the momentum. Then what is the momentum? It is a product of mass and the velocity, and the SI unit is kilogram meter per second. What is the mass and what is the velocity? I have already explained to you in chapter number 8. So यदि अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो, तो आप ज़रूर लेसन नंबर 8 का वीडियो देखें और तब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा चैप्टर. देन व्हाट इज़ द मोमेंटम? मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी. इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? P से. देन P इज इक्वल टू m इंटू V, वेयर P इज मोमेंटम and the m is mass and the v is velocity. Okay, now Newton's second law of motion is, according to second law, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it. क्या कह रहा है बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, वो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. नीचे देखिए आप, फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल F से. नाउ यहाँ पर F इज इक्वल टू m इंटू ए. द F इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड द m इज अ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द a इज अ, पता है आपको, एक्सीलरेशन. इन सब की स्टडी चैप्टर नंबर 8 में आपको ब्रीफली दी गई है. व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन, व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज़ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब हमने वहाँ पर स्टडी किया है. तो अकॉर्डिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of the change of the momentum is directly proportional to the force applied on it. तो F is equal to m into a. Okay, now next है, what is the third law of the motion? The third law of the motion is, according to third law, for every action there is an equal and the opposite reaction. Means हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है. क्या होता है बेटा? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है. इसे आप कैसे समझ सकते हैं बेटे कि आपने कभी बोटिंग की है, तो जब बोट चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम? पैडल आगे की तरफ लगाते हैं ना. तो क्या होता है, मतलब आगे से पीछे की तरफ लेके जाते हैं. तो जो बोट है वो आगे की तरफ जाती है और जो पानी है वो पीछे की तरफ जाता है. ठीक है, सेम ऐसे ही साइकिलिंग आप सबने ज़रूर की होगी. तो साइकिलिंग में हम क्या करते हैं बेटा? हम पैडल्स लगाते हैं. तो पैडल जब हम आगे की तरफ लगाते हैं तो जिस रोड पे हम साइकिल चला रहे हैं तो वो रोड पीछे की तरफ जाता है ना, और हम आगे की तरफ जाते हैं. तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि रोड पीछे की तरफ जा रहा है. एक्चुअल के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है, जो हम लोग बाइसिकल जो है हमारा, वो आगे की तरफ जा रहा है. तो इसके कहने का मतलब है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है. तो यानी कि जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन ज़रूर होता है. अब फॉर सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है एज अ लाइक दिस पिक्चर. देखिए बेटे, यहाँ पर बताया है कि जो बलून जो है उसमें वो उतना ऊपर जाता है जितना कि उसमें से जो एयर है वो बाहर की तरफ निकलती है. ठीक है ना. तो हम ये समझ सकते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया जरूर होती है. और इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, तो समझ में आया बेटे कि व्हाट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन? देन इट इज़ इक्वल टू द एक्शन एंड द रिएक्शन, वो आपस में बराबर होंगे. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
क्या कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मोमेंटम बिफोर collision is momentum after collision and the momentum can neither be created nor destroyed। जिस तरीके से हमने एनर्जी की स्टडी की है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे ख़त्म किया जा सकता है, इसे डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता, केवल हम इसके एक रूप से दूसरे रूप में केवल हम उसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हिंदी में कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो मोमेंटम जो होता है उसकी जो मात्रा है वो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद निश्चित ही रहती है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम बाय दिस इक्वेशन m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो m1u1 और m2u2, m1v1 और m2v2 आखिर है क्या? तो आप देखिए यहाँ पर ये बॉल A है और ये बॉल B है। A बॉल का जो मास है वो कम है, B बॉल जो है उसका ज़्यादा है। ठीक है, तो टक्कर से पहले की स्थिति यहाँ बताई गई है। टक्कर से पहले ये इस तरीके से एक दूसरे से दूर हैं और हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो स्टडी कराई है लेसन नंबर 8 में। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? u से, और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? v से। ठीक है, तो बॉल A का इनिशियल वेलोसिटी के साथ में अगर हम मास के साथ उसको रिप्रेजेंट करें तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? m1u1। ठीक है, और बॉल 2 को टक्कर से पहले की स्थिति अगर हम लोग शो करते हैं तो क्या शो करेंगे? m2u2। ओके, नाउ टक्कर होने के पश्चात जब टक्कर हो रही है तो इनका क्या है? इनकी साइड जो है वो डिफरेंट है, जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो टक्कर होने के पश्चात टक्कर के बाद वाली जो कंडीशन है उसको हमने किससे शो करा है? v2 से। तो मास तो वही रहेगा। अब टक्कर के बाद में जब हम फर्स्ट पार्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? m1 और v1, और सेकंड वाले पार्ट को उसको कैसे बताएंगे हम? m2v2। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि टक्कर होने से पहले वो कैसे थे? m1u1 प्लस m2u2, और आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द टक्कर क्या होगा उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? m1v1 प्लस m2v2। ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, नीचे की तरफ आपको डिफाइन किया गया है। यहाँ देखिए, m1 इज इक्वल टू मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज इक्वल टू मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। u1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड u2 क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। Then v1 is the final velocity of the first object and the v2 is equal to final velocity of the second object. Okay, now next है recoil velocity. When we fire a bullet from the gun exerts a force on the bullet, and according to third law, for every action there is an equal and the opposite reaction. So the bullet also exerts a force on the gun, and due to that force the gun is jerked and the backwards with some velocity. That velocity is called recoil velocity of the gun. यहाँ पे ये बताया जा रहा है बेटे कि जब गन चलाई जाती है तो उससे जो बुलेट निकलती है तो जब वो आगे की तरफ जाती है तो चलाने वाले को भी एक धक्का लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ बताया है, इसी नाम दिया है रिकॉइल वेलोसिटी के नाम से। तो आप यहाँ नीचे जो पिक्चर आपको दिया गया है इससे भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द रिफिल। समझ में आया बेटे? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड द लॉस ऑफ द मोशन। द फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको इंट्रो, व्हाट इज़ द फोर्स एंड द टाइप्स ऑफ द फोर्स एंड व्हाट इज़ द इनर्शिया एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया हमारा कंप्लीट हुआ था वहाँ पे।
फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ था। इस पार्ट के अंदर हमने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन और इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम की स्टडी की है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे। Now I am going to explain the mathematical equation of the second law of motion. The first law of motion mathematical equation is F is equal to m into a, and what is the second law of equation is F is equal to m final velocity minus initial velocity divide by t. ओके, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास में? एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। कैसे आई आपके पास बेटे? देखिए सी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो एफ टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू एम को हम वी और यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम को जब वी से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया? एम वी माइनस एम यू। ओके, तो एफ टी इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया एम वी माइनस एम यू। नाउ I am going to explain the first example. The example number first is, the question is a constant force x on an object of mass is 5 kg for a duration of 2 seconds. It increased the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? तो क्या पूछा बेटा इसमें? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और पहले ये बताया जा रहा है हमें कि वो कांस्टेंट फोर्स एक्स था उसके ऊपर, किसके ऊपर? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ था और उस ऑब्जेक्ट का जो मास था वो क्या था? 5 किलोग्राम। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर वी हैव बीन गिवन दैट द u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से मिला ये हमें? ये हमें इस जगह से मिल रहा है, देखिए 3 मीटर पर सेकेंड। एंड द v कितना मिल रहा है हमें? 7 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड का, और m कितना दिया है? वो दिया है हमें 5 किलोग्राम। तो फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करी है इक्वेशन f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करी हमने। वैल्यूज़ पुट करने के बाद में जब इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो आंसर हमारे पास में आ रहा है 10 न्यूटन। कैसे आया? देखिए 7 माइनस 3 करते हैं हम, तो 7 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचा बेटा? यस यस बोलिए बोलिए। वी गया अपना, तो 7 माइनस और यू कितना था बेटा हमारे पास में? यू था 3, तो कितना बचा हमारे पास? 4। ओके, और टाइम कितना दिया हुआ है बेटे हमारे पास में? 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ब्रैकेट के बाहर m कितना है हमारे पास? 5 है। देन 5 इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या है हमारे पास? 5 2 ज़ा 10। 5 2 ज़ा 10 क्या? न्यूटन। ये पीछे की तरफ आपको ज़रूर लगाना है, आप बिल्कुल इसे भूलें नहीं तो आपके मार्क्स यहाँ पर कट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है? एट इन द लास्ट क्या पूछा बेटा? यहाँ से पूछा गया था फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? जैसे f फिजिकल टू यहाँ पर ये दिया है, तो अभी मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया कि f जो है उसे t से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। अब m जो है वो एफ टी की नीचे की तरफ चल जाएगा डिवाइड फॉर्म में, और यहाँ क्या रहा हमारे पास में? यहाँ हमारे पास में क्या है बेटा? v माइनस यू। क्या है? v माइनस यू। ओके, अब ये u क्या है? माइनस फॉर्म में है, तो अगर मैं नेक्स्ट साइड के अंदर इसको भेजती हूँ तो किस में चल जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आंसर आएगा बेटा? मेरे पास आ जाएगा एफ टी अपॉन एम प्लस यू इज इक्वल टू किसके? वी के। आया था समझ में? अब इसको रीअरेंज करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी अपॉन एम। ओके,
नाउ अब हमने क्या करा, ये जो वैल्यूज़ थी वो पुट करी इसके अंदर. ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ u, f, m, t वी गेट द फाइनल वेलोसिटी. सबकी वैल्यू है हमारे पास में. u की वैल्यू है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी. f हमने निकाल ही लिया अभी 10 न्यूटन का. t हमें पता ही है 2 सेकेंड है. और m कितना था 5 किलोग्राम. तो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर जो है वो हमारे पास में आ जाएगा. ठीक है बेटा, आया यहाँ तक समझ में. नाउ नेक्स्ट है आपके पास में सेकेंड क्वेश्चन 9.2 का. 9.2 में जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है हमें, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सक्रेटिंग अ 2 किलोग्राम मास at 5 meter per second